डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट एंड इसकी 3 एप्लीकेशंस कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी 4th एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ एक्स इंक्रीज एज एक्स इंक्रीजेस। मतलब उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे जिसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो उसमें जो फंक्शन एफ एक्स मतलब जो y की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसको हम बोल सकते हैं विच डू नॉट डिक्रीज। ठीक है, वो फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होता। और हम इसको बोल सकते हैं कि विच इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा और रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि इसकी हम इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी, जैसे कि कोई x1 वैल्यू है वो x2 से लेस है। ठीक है, अगर x1 x2 से लेस है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है f ऑफ x1 वो भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा f ऑफ x2। मतलब वो फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास है वो इक्वल भी आ सकती है और उससे लेस भी हो सकती है। जैसे कि हम इसका ग्राफ ड्रा करें, हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, ग्राफिकली हम देखते हैं तो हमारे पास इस तरह का फंक्शन है कोई भी, जैसे कि ये फंक्शन यहाँ से ये वैल्यू कांस्टेंट होगी और इसके बाद फिर से इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी ये फंक्शन है जैसे जैसे हमारी वैल्यू इधर से इंक्रीज हो रही है x1 x2 x3, हम देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और x2 पे भी कांस्टेंट है और x3 पे ये वैल्यू बढ़ने लगी। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे पास फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब आपने ये बात याद रखना है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जैसे कि x1 पे सपोज हमारी वैल्यू यहाँ f ऑफ x1 है। ठीक है, और x2 पे भी हमारी वैल्यू f ऑफ x1 है, और जब x3 है जैसे जैसे x1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x2। ठीक है, मतलब जैसे जैसे x1 इंक्रीज हो रहा है, x1 x2 x3, वैसे वैसे ही हमारा फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और बीच में हमने देखा इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कांस्टेंट भी आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इफ x1 लेस देन x2 विच इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को जब भी हमारे पास x1 की वैल्यू x2 से लेस है तो जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ x1 वो भी ऑलवेज लेस देन होगी f ऑफ x2। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं विच ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे कि हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये x1 वैल्यू है और ये हमारी x2 वैल्यू। ठीक है, हमने देखा कि जहां हमारा x1 है और ये हमारा f ऑफ x1 है। ठीक है, और जो हमारा x1 x2 से लेस है। ठीक है, और इस तरह जो हमारा f ऑफ x1 है वो f x2 से भी लेस है, तो हमारा x2 फंक्शन सपोज हमारे पास यहाँ आता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ये फंक्शन क्या हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है। इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये ऑलवेज इंक्रीज ही करेगा। इस तरह के फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और जो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो इंक्रीज तो करेगा, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें दोनों चीजें हो सकती है। हमें पता है कि उसमें इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये ऑलवेज इंक्रीज करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन। f इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ एफ एक्स इंक्रीज एज एक्स डिक्रीज। ठीक है,
इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी हमारे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन को विच नेवर इंक्रीज। ठीक है, जो फंक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं करता उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फॉर एवरी हमें पता है कि अगर x1 x2 से लेस है तो f ऑफ x1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा f ऑफ x2। ठीक है, जैसे कि हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट आ गया और उसके बाद फिर से डिक्रीज होने शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। हम इस डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2 विच इम्प्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन में आपने ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू लेस है तो उसका फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर आएगी, अगर ये ग्रेटर ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू लेस आएगी। ठीक है, मतलब अपोजिट रिलेशन होगा इन दोनों में, तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है जो फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज करता है, मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, जो ऑलवेज डिक्रीज है, ऑलवेज घटता ही जाएगा, उस फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्राफ है इसका भी, यहाँ हमारे पास x1 है और ये x1 x2 से लेस है, और हमने देखना है कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x1, ये हमारा f ऑफ x1 है। सपोज हमारी f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ है, मतलब इससे लेस है, तो ये हमारा ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ कोई पॉइंट है। जब हमारा x2 बढ़ रहा है लेकिन जो हमारा f x2 है वो f ऑफ x1 से लेस है। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन इसकी वैल्यू घटती जा रही है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा। ये तो हम देखो ग्राफ की हेल्प से तो हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सभी फंक्शन का तो हम ग्राफ भी नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कैसे प्रूव करेंगे जो हम इजी वे से कर सके। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है। ठीक है, एवरीवेयर इंक्रीजिंग है या एवरीवेयर डिक्रीजिंग है, या किसी पर्टिकुलर पे इंटरवल पे कोई फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस गिवन फंक्शन, तो हमें पता है कोई भी फंक्शन दे के हमें से पूछा जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, मतलब हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। फिर एफ डैश एक्स पे डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा है। ठीक है, अगर तो हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू हम फिल करें डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स में, और वो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन एवरीवेयर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, एवरीवेयर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x ले लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव करें, y डैश फाइंड आउट करें, तो 3x का डेरिवेटिव 3 है। इसका मतलब जो डेरिवेटिव की वैल्यू है y डैश को हम f डैश x भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डेरिवेटिव की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो 3 तो हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा फंक्शन, हम x की कोई भी वैल्यू फिल करें, देखो यहाँ तो x रहा ही नहीं, तो x की कोई भी वैल्यू फिल करें तो ऑलवेज हमारे जो y डैश की वैल्यू वो 3 ही आएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, तो इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन एवरीवेयर इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है फॉर एवरी एक्स, मतलब x की कोई भी वैल्यू फिल करने से या तो वो 0 के इक्वल आ रहा है फंक्शन, या 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एवरीवेयर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू है x क्यूब,
इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3x²। अब हम x की कोई भी वैल्यू फिल करें, देखो x हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x की वैल्यू हम नेगेटिव फिल करें, पॉजिटिव करें, जीरो करें, जहाँ तो जीरो करेंगे तो ये फंक्शन जीरो के इक्वल आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अगर हम इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव x की कोई भी वैल्यू फिल करेंगे तो हमें पता है स्केयरिंग करने के बाद वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव x की किसी भी वैल्यू पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हमारा जो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू x³, तो हम इसको बोलेंगे ये एवरीवेयर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। हमें ग्राफ की जरूरत नहीं, हम एज इट इज इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव की हेल्प से तो हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, अगर हमारा डेरिवेटिव f' लेस देन जीरो आ रहा है फॉर एवरी x की हम कोई भी वैल्यू फिल करें और हमारा डेरिवेटिव ऑलवेज लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। ओनली इक्वल टू का साइन जिसमें नहीं होता वो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं, वहाँ हम यहाँ इक्वल टू आ जाता है वहाँ हम ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हम f' लेस देन जीरो है, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये एवरीवेयर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब लेस हो रहा है तो डिक्रीजिंग है, जब ग्रेटर हो रहा है तो इंक्रीजिंग है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले y इज इक्वल टू -3x, तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव करेंगे y' तो -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 ऑलवेज जीरो से लेस है, तो यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू फिल करें तो हमें पता है कि ये फंक्शन ऑलवेज जीरो से लेस ही होगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एवरीवेयर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमारा f' लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाता है फॉर एवरी x की कोई भी वैल्यू फिल करें, जहाँ तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होगी, जहाँ जीरो से ऑलवेज लेस होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं एवरीवेयर डिक्रीजिंग। जैसे कि हम एक एग्जांपल y इज इक्वल टू एग्जांपल ले -kx³, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3x² आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम कोई भी x की वैल्यू फिल करें, जहाँ तो ये फंक्शन जीरो फिल करेंगे तो जो जीरो आएगा, अदरवाइज हमारा ये जो फंक्शन है y' ऑलवेज -3 के इक्वल, मतलब नेगेटिव साइन के इक्वल आएगा, ठीक है। ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो बनेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं, ये फंक्शन है एवरीवेयर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक बार और बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, हमने उसका डेरिवेटिव करना है। अगर डेरिवेटिव हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और अगर हमारा डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन हमारा ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर याद रखना है। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आता है जो फंक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे कि नेदर इंक्रीजिंग और नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहे हैं और ना ही डिक्रीज कर रहे हैं फॉर एवरी x, ठीक है। लेकिन हम इनको किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हम एक ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, हमें पता है जी इस तरह जाता है, ठीक है, यहाँ π/2। तो अब देखें तो जो साइन एक्स का जो ग्राफ है हमारे पास, जो जीरो से लेके π/2 तक तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखें इस इंटरवल में π/2 से लेके π/2 तक π तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद फिर 3π/2 से ये फंक्शन इंक्रीज करने लगा। मतलब इस तरह के फंक्शन को हम ये नहीं कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसको हम बोलेंगे कि नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। ना तो ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें कि अब अगर हमें पूछा जाए कि जो साइन एक्स है वो जीरो से π/2 तक उसका
जो बिहेवियर है मतलब उस फंक्शन का वो कैसा है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके π/2 तक हमारा जो साइन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं नेदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। अगर हम वैसे देखें, जैसे कि एक और एग्जांपल करें, y = x² है हमारे पास, हमने इसका डेरिवेटिव किया, ये 2x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2x है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अब देखो हम x की कोई भी वैल्यू फिल करें तो हमें पता है कि अगर हम x की नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हमारा x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर हम इसमें 0 फिल करेंगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि y = x² जो फंक्शन है वो नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अगर तो हमारा dy/dx हम लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव लेंगे फॉर एवरी, तो हम x की वैल्यू भी क्या लेंगे, 0 से ग्रेटर। ठीक है, तो इस इंटरवल में 0 से ग्रेटर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक अगर हम इंटरवल की बात करें तो हमें पता चल गया कि 0 से लेके कोई भी वैल्यू फिल करें पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इस इंटरवल में हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर यही फंक्शन dy/dx अगर हम इसको लेस देन 0 लिखेंगे, कब लेस देन 0 बनेगा, जब हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ नेगेटिव आएगी, मतलब x भी हमारा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारा इंटरवल है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके 0 तक। ठीक है, इस इंटरवल में हम कोई भी वैल्यू फिल करें, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म फिल करें तो ये फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, तो ये फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है -∞ to 0। ठीक है, मतलब इस तरह के फंक्शन को कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है जहाँ डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कांस्टेंट फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और उसको डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलवेज सेम रहता है, जैसे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज सेम होगी, तो पता है कि x1 x2 x3 ये हम कोई भी वैल्यू लेते जाएं इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। और हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो ऑलवेज इंक्रीज करता है और रिमेन्स कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, और जो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है वह भी क्या होता है, या तो डिक्रीज करता है और जो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इस फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं और डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, इसको मोनोटोन फंक्शन भी बोल सकते हैं और मोनोटोनिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। मोनोटोनिक का मतलब होता है सिंगल बिहेवियर, मतलब जिस फंक्शन का ओनली वन बिहेवियर होगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इफ एफ इज अ सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब जहां तो ये फंक्शन इंक्रीज ही करेगा और जहां ये फंक्शन डिक्रीज ही करेगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मतलब इसका सिंगल बिहेवियर होगा, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज ही करेगा और अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करता रहता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है उस फंक्शन को भी हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन बोल सकते हैं, और जो फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, जैसे कि हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं, हमारे पास ए फंक्शन है, बी सी। ठीक है, 3 वैल्यूज है। सपोज ये हमारा फंक्शन इस तरह जा रहा है। ठीक है,
अब देखें a और b के बीच में ये फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और b और c के बीच में हम देखें तो हमारा ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा नॉन मोनोटॉनिक है, क्योंकि इस तरह नहीं है। अगर हमारा फंक्शन इस तरह है कि अगर वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो वो इंक्रीज ही करता रहता है, तो इस फंक्शन को तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मोनोटॉनिक फंक्शन है। और जो फंक्शन इस इंटरवल से इस इंटरवल तक तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहां से लेके ये फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन मोनोटॉनिक, ठीक है। मतलब इसका सिंगल बिहेवियर नहीं है, ये कभी इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे फंक्शन को हम नॉन मोनोटॉनिक बोलेंगे। और जो फंक्शन ऑलवेज, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, जहां हम देखेंगे ये डायग्राम है, इसमें हमारा फंक्शन नीचे को आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इन फंक्शंस को हम बोलेंगे कि ये मोनोटॉनिक फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है चाहे वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो वो डिक्रीज ही होता रहेगा, अगर इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज ही होता रहेगा। इस तरह के फंक्शन को हम मोनोटॉनिक बोलेंगे। और जो हमारा फंक्शन कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन मोनोटॉनिक। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन, जो हमने एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है किसी भी इंटरवल पे, हमारे पास कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया है a और b, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू मोनोटॉनिक फंक्शन इन ए बी। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, वो दोनों के दोनों मोनोटॉनिक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और उनकी कंपोजिशन जैसे कि हम g ऑफ f या f ऑफ g फाइंड आउट करें तो वो भी ऑलवेज मोनोटॉनिक होगी इस क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, इफ वन ऑफ द टू फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड अदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी, ठीक है। अगर हमारे पास टू फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो जो उनकी कंपोजिशन बनेगी तो वो भी ऑलवेज डिक्रीज होगी। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिक्रीजिंग फंक्शन, देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर इंक्रीजिंग। अगर हमारे पास टू डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों के दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर हम उनकी कंपोजिशन करेंगे तो वो ऑलवेज इंक्रीज करेगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू इंक्रीजिंग फंक्शन, देन देयर कंपोजिशन अगर एग्जिस्ट करती है तो वो और ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। तो ये रिजल्ट एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि फिर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें एज इट इज पता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर हम उनकी कंपोजिशन करेंगे, अगर दो फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं तो उनकी कंपोजिशन इंक्रीज होगी, अगर दोनों के दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी ऑलवेज इंक्रीज करेगी, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमें कैसे पता चलता है। जैसे कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बार है ई रेज टू पावर x प्लस 3, ठीक है। हमें पता है जब भी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो हम सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से हम ई रेज टू पावर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया ई रेज टू पावर x एक्स स्क्वायर, जहाँ एफ डैश एक्स की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर में फॉर एवरी एक्स कोई भी एक्स की वैल्यू फिल करें तो जो हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो ई रेज टू पावर एक्स है इसमें भी एक्स की कोई भी वैल्यू फिल करें, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 फिल करेंगे तो ये 0 बन जाएगा फंक्शन। और ई रेज टू पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें पता है कि जो उनकी कंपोजिशन है मतलब उनकी मल्टीप्लीकेशन है वो भी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स।
तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो आ जाएगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स। ठीक है, एक्स की किसी भी वैल्यू पे ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमें पता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये 4 उधर के प्लस का हो जाएगा, x लेस देन आ जाएगा 4/2, x की वैल्यू लेस देन 2। इसका मतलब 2 से लेस जो इंटरवल आएगा उस पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका इंटरवल आ जाएगा -∞ से लेके 2 तक। ठीक है, हमारा ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, हमने इस फंक्शन को शो करना है कि ये हमारा फंक्शन रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। 7x का डेरिवेटिव 7 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, f डैश एक्स हमारे पास 7 है और हमने ये कंडीशन पढ़ी है अगर हमारा फंक्शन f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ हमारा जो f डैश एक्स है 7 है वो 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी थी अगर हमारा f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, और एक बात याद रखना, क्योंकि हमें पता है कि अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, हम उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन होती है, जहाँ तो फंक्शन इक्वल टू 0 आता है, जहाँ ग्रेटर देन 0 आता है, अगर एक भी कंडीशन फॉलो करते हैं तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। इसलिए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, उसको हम, हो सकता है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना हो। ठीक है, इसमें मे और मे नॉट भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको हम ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। और इस सब में देखो f डैश एक्स हमारा 7 के इक्वल है और 7 ग्रेटर देन 0 है, और हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, किसी भी रियल नंबर पे ये हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है, हमारे पास जो फंक्शन दिया है x बिलोंग्स टू r इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, हमने ये शो करना है कि जो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश एक्स, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब इस सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। अब हमें पता है कि हमने इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब इसमें देखो हमारे पास जो होल स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, अब 1 ऐड कर दे, इधर भी 1 ऐड करें, तो जो हमारा इतना फंक्शन है वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर है। ठीक है, मतलब जो हमारा ये फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो वो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम उस फंक्शन को ओनली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। इसलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, आर की किसी भी वैल्यू पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग
नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप के सम भी आते हैं कि हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कौन से इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव करना है, वो आ जाएगा 2x माइनस 4। अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ये हमारा 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो हमारा इंटरवल है इंक्रीजिंग के लिए वो क्या आ जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस इंटरवल पे हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर हमने डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है तो हमने एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको लेस देन इक्वल टू 0 रख देना है। तो यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2x लेस देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से लेस है तो हम इस इंटरवल को लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा। इस तरह हम इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और करेंगे, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, इस पे भी हमने देखना है कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 12x स्क्वायर, 6 2 12x माइनस 72। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन में से हम अगर 12 कॉमन ले लें तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है प्रोडक्ट करने से माइनस 6x बनना चाहिए और प्लस माइनस करे से माइनस के x। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। तो हमारे पास आ गया 12x माइनस 3 x प्लस 2। जब हमारे पास इस तरह के इंटरवल आ जाते हैं, हमें नहीं पता कि इसमें x की क्या वैल्यू फिल करें कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की, इससे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 फिल करेंगे जब भी हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन से पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स, ये तो इक्वल टू 0 चला जाएगा, 12 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ गई और हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ठीक है, अब हम जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 और 3। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ये वाली आई है, जो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है, सबसे पहले यहाँ 3 से ग्रेटर वैल्यू, हम कोई भी ग्रेटर वैल्यू इसमें से फिल करके देख लें। ठीक है, जैसे कि हम 4 फिल करें, अब यहाँ हम 4 फिल करेंगे तो 12, यहाँ 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 आ जाएगा, जहाँ 4 प्लस 2 6। मतलब यहाँ 3 से ग्रेटर हम कोई भी वैल्यू फिल करें तो ये हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब -2 और 3 के बीच में हम कोई भी वैल्यू फिल करें, जैसे कि हम 0 फिल कर दें, जहाँ 0 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 और यहाँ 2, तो हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और इधर -2 और माइनस इन्फिनिटी के लिए बीच में हम कोई भी वैल्यू लें, जैसे कि हम -3 पुट कर लें। ठीक है, -3 पुट करें यहाँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, और जहाँ -3 माइनस के 6 और यहाँ माइनस के 3 प्लस के 2, ये आ जाएगा माइनस के 1। मतलब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ हमारा ये इंटरवल पॉजिटिव वैल्यू है, वहां तो हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल पे इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन आ गया वहां हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब देखो हमने देखना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है, मतलब जब हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा एक्स बिलोंग करेगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, यूनियन आ जाएगा बीच में, और 3 to इन्फिनिटी।
ठीक है। इस इंटरवल पे मतलब जहां पॉजिटिव साइन है -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल तक हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम इंक्रीजिंग करेंगे तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। और -2 से 3 के बीच में जो हमारी वैल्यू है वहां हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो f' लेस देन इक्वल टू 0 है, जब हमारा x बिलोंग करेगा -2 से लेके 3 तक, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो हमारे पास नेक्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो फंक्शन जिसका सिंगल बिहेवियर नहीं होगा उसको हम नॉट मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक बोल सकते हैं। और जो फंक्शन ऑलवेज या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में से एक ओनली वन आएगा, चाहे तो वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस फंक्शन को हम मोनोटोनिक बोलते हैं। जैसे कि e⁻x है, हमें पता है इसका डेरिवेटिव e⁻x है, और e⁻x फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और 1 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन भी हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है। और जो log x है, log x भी ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो भी मोनोटोनिक है। और जो x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि 2x आएगा, और ये x की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। मतलब ये कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नॉट मोनोटोनिक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पूरा हो गया है। जब MCQ करेंगे तो इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।